इस खबर के प्रायोजक हैं एक्वापेट पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, बिल्ड मार्ट ब्रह्मपुरा मुजफ्फरपुर, आंचल क्रिएशन मोतीझील मुजफ्फरपुर, सृजन कॉमर्स क्लासेस, मुन्ना भाई शौचालय टंकी सफाई. Now quota-based educators are in Muzaffarpur. Join motion classes today. Visit Miscall Lane, Mithanpura, Muzaffarpur. माँ वैष्णो देवी पूजा भंडार, बैरिया, मुजफ्फरपुर. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका अपना नितिन विजय एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं अपने बारे में बता दूं, वैसे आप काफ़ी लोग मुझे जानते होंगे। मैं नितिन विजय IIT BHU से पास आउट हूं। कोटा में पिछले 15 वर्षों से पढ़ा रहा हूं। मोशन का MD हूं। कोटा से ही पला बड़ा हूं, यहीं से अपनी IIT क्लियर करी, यहीं से करने गया और बहुत सारी चीज़ें बच्चों के लिए ऐसी करता हूँ और प्रयासरत रहता हूँ जो बच्चों के जीवन को और उज्जवल बनाए, अच्छा बनाए। तो बातें करेंगे आज। अच्छा, कई लोग कमेंट भी लग रहे हैं, अच्छा सर आप अच्छे लग रहे हो, मोटे लग रहे हो। अच्छा, मोटे लग रहे हो, खैर ठीक है, थोड़ा मोटे तो हो ही गए घर बैठे बैठे। आप लोग भी हो सकता है कि हो गए हो, बैठे तो नहीं है पर निरंतर काम कर रहे हैं। बहुत सारे सवालों के तुम्हारे आंसर दूंगा। हेलो, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, यहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं ये चैट पर लगातार, बहुत बढ़िया लाइव चैट चल रही है। वी विल क्रैक नीट NV सर, पक्के से क्रैक करोगे, क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम पक्के से। हेलो हेलो, हाय हाय, बहुत सारे लोग हाय बोल रहे हैं। हेलो हाय लिख दो एक बार। और मैं आप बता देता हूँ कि अगला आधा पौन घंटे से लेकर 1 घंटे तक मैं आप लोगों के साथ रहने वाला हूँ। काम का सेशन होने वाला है 110%। जल्दी से भागने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे क्लास में अगर एक बार घुस गए तो फिर निकलते नहीं है, बिल्कुल वैसे ही आज अपने को करना है। कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत चीज़ें बढ़िया से चलेंगी, आपको मज़ा आएगा। मेनली आज का फोकस है उन बच्चों के लिए जो 10 से 11th में आ रहे हैं, उनके मन में जो डाउट्स हैं। दूसरे बच्चों के लिए भी काम का है सेशन, पर मेनली उनके लिए है जो 10 से 11th हैं। हेलो सर, बहुत बढ़िया सवाल आप लोग पूछ सकते हो, मुझसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आज पहले मैं शुरुआत कर रहा हूं, करीब आधे पौन घंटे मैं अपनी बात कहूंगा। उसके बाद मैं आपसे चाहूंगा कि आप मुझसे सवाल पूछो, इसलिए अभी हेलो हाय लिख के एक बार छोड़ दो, फिर अपन एक बार बातें चालू करेंगे जब अपन क्वेश्चन आंसर राउंड पे आएंगे और आगे बढ़ेंगे। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि मैं कोई सवाल का आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, पक्के से आपके आंसर्स दूंगा जो कॉमन डाउट्स होंगे, जो कॉमन सवाल होंगे, इसलिए घबराने की और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पहली बात, शुरुआत करने से, कोविड हमारे जीवन में एक ऐसी चीज़ है शायद हमने, आपके माता पिता ने या आपने, हमने किसी ने भी नहीं देखा था। एक नया एक्सपीरियंस है। कई बच्चे मुझसे बोलते हैं सर इससे टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारा लॉस हो रहा है। मैं उनको बोल दूं बेटा, इससे बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी पढ़ने की जीवन में शायद आपको नहीं मिल सकती थी। इसलिए तो मान लो कि जो बच्चे इस समय विद्यार्थी हैं उनका के लिए समय वरदान के रूप में साबित हो सकता है, अगर वो इसका सही से यूटिलाइजेशन करना जानते हो। वो लोग कर सकते हैं जो जानते हैं कि क्राइसिस में भी कैसे अपॉर्चुनिटी निकाली जाती है। तो क्राइसिस का समय है, अपन आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं। मैं फिर कह दूं, हाय हेलो अभी कर लेते हैं, फिर मेरा सेशन अभी 40 मिनट के बाद मैं आपसे क्वेश्चन आंसर फिर लूंगा। उस सेशन से जो भी आपको डाउट हो आप पूछ सकते हो, आपके जो डाउट हो वो भी मैं आपको क्लियर कर सकता हूं। अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट मैं देख लूं, मेरे को यहाँ पे कमेंट क्यों नहीं दिख रहे हैं, इसको देखिएगा प्लीज आप, कमेंट क्यों नहीं दिख रहे हैं नीचे, मेरे को कमेंट कैसे दिखेंगे। चलिए चालू करते हैं। मैं अपने स्टूडियो से ही आपको बात बता रहा हूं, स्लाइड आपको दिखाई दे रही होगी। फॉर 10 to 11 मूविंग स्टूडेंट्स, उनके मन में जो थोड़े से जो सबसे पहले डाउट आते हैं उन पे बात करना चालू करते हैं। हाँ भाई, लगातार कमेंट आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। लाइव वाले नहीं आ रहे हैं शायद, ये नीचे नहीं हो रहे हैं, ये आ नहीं रहे लगातार, यहां पे तो आ रहे हैं क्योंकि। चलिए मैं टीवी में देख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आई जॉइंट मोशन, बहुत बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। फॉर 10 to 11 अगले 40-50 मिनट में आपके कमेंट्स को नहीं देख रहा हूं, अगले 40-50 मिनट में आपके कमेंट्स को नहीं देख रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं 10 से 11th, मैं एक अच्छी क्लास की तरह इसको लेने वाला हूं। तो जो मैंने आपके लिए तैयार करा है अपने एक्सपीरियंस के साथ, वो मैं बेसिकली आपके साथ शेयर करूंगा, फिर आपके सवालों के उत्तर दूंगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से अपने बारे में बता दूं, मेरे को बहुत सारों का एक्सपीरियंस है। मैं हमेशा अपने बच्चों को कोई भी बात शुरुआत करने से पहले कहता हूं कि हमें उसकी बात सुननी चाहिए जो वास्तविकता में क्या उस लायक है, उस फील्ड का एक्सपर्ट है।
हो सकता है आप मुझसे कई चीज़ों में बहुत अच्छे हो, पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कैसे करनी चाहिए शायद ये मैं आपसे बहुत बेहतर जानता हूं, और इसमें मैं एक्सपर्ट भी हूं। खुद ने भी क्लियर करी, 15 वर्षों से भी काफ़ी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, करीब 5000 IITian 2000 डॉक्टर अपनी अपनी फील्ड्स में पहुंचा चुके हैं, करीब 50,000 बच्चों को पढ़ाने का एक्सपीरियंस रखते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए मैं आपसे बेहतर जानता हूं। आज बात करते हैं उन बच्चों की जो 10th से 11th आ रहे हैं, मन में बहुत सारी शंकाएं हैं। सबसे पहली शंका कि भाई अगर हम बात करें, सबसे पहली शंका जो अपने बच्चे के मन में आ रही, सब्जेक्ट कैसे तय करूं। सर सबसे पहली शंका, सब्जेक्ट कैसे तय करूं। ऑल्दो ये अपने आप में आधा पौन घंटे का टॉपिक है, मैं 5 मिनट में इसको लेके आगे बढ़ जाऊंगा। इस पे टॉपिक में अलग से वीडियो बनाऊंगा कि अगर किसी के मन में शंका है कि कैसे तय करें कौन सा सब्जेक्ट है, मैं सिर्फ 5 मिनट में भी बताता हूं कि आपको कैसे तय करना है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैक्सिमम बच्चे हो सकता है कि इसमें अभी वो ही हो जो रियलिटी में अभी साइंस मैथ्स की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि उनको पता हो शायद हम साइंस मैथ्स के लिए ज़्यादा बोलते हैं, बट फिर भी जो बच्चे साइंस मैथ्स नहीं लेना चाह रहे हैं या कुछ और लेना चाह रहे हैं उनको पहले तय करें, या जो साइंस मैथ्स भी जिन्होंने लिए वो भी सोचे कि मैं कैसे अपना सब्जेक्ट तय करूं। एक बात लॉजिकली अपन समझें, सब्जेक्ट तय करने का मतलब हम कैसे बोलते हैं भाई, जनरली बच्चे क्या करते हैं कि भाई मेरी 85% आ गई, मेरे को तो साइंस मिल जाएगी, मेरी 70% आई है मैं कॉमर्स ले लेता हूं, मेरी 50% आई है, 60% आई है मैं आर्ट्स ले लेता हूं। पहली बात, ये क्राइटेरिया बहुत पुराना है, ऐसे तय करने का कोई मतलब नहीं है। जो समझदार लोग होते हैं, अगर उनकी 90-95% भी है और अगर उनका इंटरेस्ट आर्ट्स में है या वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आर्ट्स से रिलेटेड है, तो वो आर्ट्स लेते हैं। तो पहली बात, सब्जेक्ट परसेंटेज को देख के नहीं तय करा जाता, आपको अपना सब्जेक्ट अपने इच्छाओं के अनुरूप लेना चाहिए, अपने गोल स्टेटमेंट के थ्रू लेना चाहिए। पहले सोचिए आप जीवन में बनना क्या चाहते हो। सबसे पहले सोचिए कि आप जीवन में क्या बनना चाहते हो। सर मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता हूं, सर मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, सर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, सर मैं लॉयर बनना चाहता हूं। आज के दायरे में लॉयर्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं कि मैं साइंस मैथ्स का हूं तो सिर्फ एक ही फील्ड के बारे में बात करूंगा, मैं सभी फील्ड के बारे में बात कर सकता हूं। पर अगर अपन बात करें तो पहले अपन सोचें कि वास्तविकता में मैं क्या बनना चाहता हूं, क्या है मेरे जीवन का लक्ष्य, क्या है मेरे जीवन का ध्येय, मैं कौन सी उड़ान भरना चाहता हूं, सबसे पहले उसे तय करिए। अब सोचिए कि वो मैंने सोच लिया, मान लीजिए क्योंकि मैं हम इंजीनियरिंग फील्ड के, तो वह बोलते हैं कि मैंने सोचा कि यार मैं IAS बनना चाहता हूं। अब हो सकता है कि IAS बनने के कई तरीके हैं। किसी बच्चे ने बोला, बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे सर मैं IAS करना चाहता हूं, तो चलो IAS पे बात कर लेते हैं 2 मिनट। सर मैं IAS बनना चाहता हूं तो क्या करूं, IAS बनने के लिए हमें ग्रेजुएशन तो करनी पड़ेगी। अब क्या मैं IAS बनने की तैयारी मैं आर्ट्स के थ्रू भी कर सकता हूं, कॉमर्स के थ्रू भी कर सकता हूं, मैं इंजीनियरिंग के थ्रू भी कर सकता हूं। अब सोचे इनमें से मेरा कौन सा इंटरेस्ट है, क्या मेरे को मैथ्स अच्छी लगती है, क्या मुझे अकाउंटिंग शायद थोड़ी सी अच्छी लगती है, या मुझे आर्ट्स के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। IAS बनने के तरीके सब तरीके से हैं, इनमें से कौन सा पाथ मुझे लेना है, मैं वो वाला पाथ जज करूंगा जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। अगर मेरे को डायरेक्ट IITian ही बनना है तो बात ही खत्म हो गई, मुझे साइंस मैथ्स ही लेनी पड़ेगी। अगर मुझे डॉक्टर ही बनना है तो बात ही खत्म हो गई, मुझे नीट के लिए तैयारी करनी पड़ेगी और मुझे बायोलॉजी लेनी पड़ेगी। अगर मैं किसी CA फर्म में जाना चाहता हूं, CA बनना चाहता हूं, तो बात ही खत्म हो गई, मैं कॉमर्स लेना चाहता हूं। पर अगर मैं कोई ऐसी फील्ड लेना चाहता हूं, जैसे मैं MBA करना चाहता हूं, MBA आप इंजीनियर बन के भी कर सकते हो, डॉक्टर बन के भी कर सकते हो, आप बहुत सारी चीजें आर्ट्स लेके भी कर सकते हो, पर इनमें से आपका MBA करने में कौन सा आपका इंटरेस्ट है, यह आपको तय करना है। तो पहली बात प्यारे बच्चों, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको साइंस मैथ्स ही लेनी चाहिए, आपका जो इंटरेस्ट हो वो लेना चाहिए, अपने गोल स्टेटमेंट के सोचना चाहिए, फिर पाथ ढूंढने चाहिए किस पाथ से उस पर पहुंचा जा सकता है। अब सोचना है कि उनमें से कौन सा पाथ मेरे इंटरेस्ट का है, पाथ सोचना पड़ेगा आपको। पहली बात, कैसे गोल स्टेटमेंट तय करेंगे, गोल स्टेटमेंट तय करके पाथ देखेंगे कौन कौन से उस पर पहुंच सकते हैं और उन पाथ में से मेरा पसंदीदा कौन सा है। दैट इज हाउ यू शुड डिसाइड योर सब्जेक्ट। कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से ऑप्शंस हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पर आज मैं उन पर बहुत ज्यादा बात नहीं करने आया हूं, बस मैंने इतनी सी बात बताई कि सब्जेक्ट कैसे तय करें। अच्छा सर, हमने सब्जेक्ट तय कर लिया, अब जो हमने सब्जेक्ट तय कर लिया, सर हम कैसे आगे बढ़ें, सर हम कैसे आगे बढ़ें, देखते हैं ध्यान से। एक मिनट, पीछे नहीं हो रही है ये। हाँ देखो देखो सर, क्या मुझे, मान लीजिए आपने तय कर लिया इंजीनियर, डॉक्टर, CA जो भी बनना है आपको, क्या सर मुझे उसकी तैयारी 11 से ही कर देनी चाहिए या मुझे 11th-12th में सिर्फ बोर्ड की तैयारी करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, हो सकता है कई लोग इससे मेरी बात से डिफर करें, बट मैं अपने अनुभव के साथ आपको कह सकता हूं
कि जो बच्चे 11वीं से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी चालू कर देते हैं उनका 12वीं के साथ सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ये मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं। ये वैसी ही बात है कि रेस में आप जल्दी दौड़ना चालू कर दोगे, अपनी मंजिल की तरफ जल्दी दौड़ना चालू कर दोगे, तो लॉजिकल बात है कि आपके जीतने के और जल्दी पहुंचने के चांसेस पक्के से ज्यादा होंगे। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि पहले 12th कर लें, बोर्ड के अच्छे से नंबर ले आएं, फिर हम तैयारी शुरू करेंगे। मैं इस बात से थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखता हूं। क्यों? क्योंकि आप 11वीं 12वीं में तैयारी करोगे बोर्ड के साथ। अच्छा, खास बात है, क्या ये तैयारी बोर्ड वाली ही है? हाँ। क्या बोर्ड का सिलेबस और क्या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का सिलेबस बिल्कुल सेम है? हाँ, बिल्कुल सेम है। जो आप सब्जेक्ट लोगे उसी से रिलेटेड है, तो फिर क्यों ना तैयारी करें? ऐसा तो नहीं है कि ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, बोर्ड के चैप्टर अलग हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के चैप्टर अलग हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें तैयारी करनी चाहिए। हां, थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि बोर्ड में लिखना ज्यादा पड़ता है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में हमें वास्तविकता में सवालों की प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ती है। तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। यह बात आप मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि आपको पक्के से तैयारी 11वीं से चालू कर देनी चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। कई बच्चे बोलते हैं सर हमने देखा है कि है ना कई बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तैयारी करते हैं, उनके बोर्ड में नंबर कम रह जाते हैं। बेटा, ये मैं अपने 15 साल में कम से कम 50,000 बच्चे पढ़ा चुका हूं। मेरे जीवन में सिर्फ एक केस आज तक ऐसा आया है जो आईआईटी में सिलेक्ट हो गया था और उसके बोर्ड में बहुत कम नंबर आए। क्या एक केस की वजह से हम अपना डिसीजन चेंज कर देंगे? नहीं। मेरे अपना अनुभव में आपको बता रहा हूं। पर मैं बहुत सारे बच्चे ऐसे जानता हूं जिन्होंने 11वीं 12वीं तैयारी करी हजारों की संख्या में और वो सिलेक्ट हो गए। तो बताइए, क्या अगर रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है कभी तो क्या हम रोड पे निकलना बंद कर देते हैं? नहीं। ऐसा एग्जांपल शायद एक मैंने अपने पूरे जीवन में एक देखा है। हाँ, कई बच्चे बोलते हैं सर मेरी परसेंटेज कम रह गई, या अपने मम्मी पापा को समझाते हैं 12th में क्योंकि मैं तैयारी कर रहा था। जो ऐसा बोलते हैं उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी भी ढंग से नहीं करी थी। अगर आपने ईमानदारी से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करी है तो आपके 12th बोर्ड में नंबर कम नहीं रह सकते, क्योंकि सिलेबस सेम है। सिर्फ आपको 12th के दौरान यह ध्यान में रखना है कि आपकी लिखने की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। बाकी तो सब्जेक्ट सेम है, टॉपिक सेम है, परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो क्या अगर आपके मन में संशय है कि क्या मुझे 11th से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए, मेरा आंसर है हां, और आपके मन में भी इसमें कोई संशय होना नहीं चाहिए। अच्छा सर, बात हम समझ गए, हमने सब्जेक्ट चूज कर लिया, हम यह भी समझ गए कि हमें तैयारी करनी चाहिए। हां, बिल्कुल करनी चाहिए। अब क्या करें सर? अभी मैं 11वीं की बात कर रहा हूं ज्यादा। ठीक भाई, सर तो हमारा क्या शेड्यूल होना चाहिए? लेट्स बी प्रैक्टिकल। और सबसे पहले अपन शेड्यूल की बात करते हैं, कैसे हमें चीजें करनी चाहिए। देखिए ध्यान से, देखो भाई, ये अपना रोज का रूटीन होना चाहिए, पहले अपन समझें। ठीक, हमारा ये रोज का शेड्यूल ऐसा होना चाहिए। सर ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। बिल्कुल, मैंने शेड्यूल पहले इसलिए दिखाया क्योंकि मैं इसके पिछली स्लाइड पे जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये फॉलो क्यों करना चाहिए, क्या प्रोसीजर है सीखने के। सीखने के लिए हमें इतना पढ़ना पड़ेगा और ये करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए ध्यान से, आइए मिलके करते हैं। पहली बात, ये बात मैं कई बार बता चुका हूं बट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हम समझें कि हम सीखते कैसे हैं। इस पे अलग से मैंने बहुत बड़े बड़े वीडियो बनाए हुए हैं, अभी 5 मिनट में आपको समझाता हूं। सबसे पहले हम लर्न करते हैं। कोई भी चीज अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हम जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? लर्न। ये रहा लर्न भाई। लर्न हम कैसे करते हैं? लर्न आप कर सकते हो क्लासरूम में बैठ के लेक्चर सुनकर, वीडियो देखकर, लाइव क्लास लेकर, या आप थ्योरी बुक पढ़ के कर सकते हो। अगर आप घर पे कोविड में बैठे हुए हो तो बेस्ट तरीका है कि आप अपने लेक्चर्स को देखिए, ऑनलाइन क्लासेस देखिए, घर पे बैठ के करिए। ये वही आपका काम करती हैं जो बेसिकली क्या आप क्लास में जाकर या अपनी कोचिंग पर जाकर करते हो। तो ये वाला काम लर्न का है। मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं लेक्चर देख लिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी हो गई। प्यारे बच्चों, अपने अनुभव से कह रहा हूं, ये तैयारी सिर्फ 20 से 25% है। लर्न करना सिर्फ 20 से 25% है। तो पहली बात, लर्न करना पड़ेगा। बुक पढ़ सकते हो, लेक्चर देख सकते हो, ऑनलाइन लेक्चर देख सकते हो, ऑनलाइन लेक्चर के साथ लाइव पढ़ सकते हो। ठीक भाई, प्रैक्टिस कैसे करें? प्रैक्टिस बेटा, आपको अगर कहीं कोचिंग पे हो तो शीट्स मटेरियल मिलेंगे, बुक्स मिलेंगे। जो अपन ने आज पढ़ा उसको आपको लेक्चर के जस्ट बात कर लेना। जैसे मान लीजिए अगर हम हैं तो क्लासरूम में भी हर लेक्चर के बाद हम डीपीपी दे देते हैं, या अगर अपन ऑनलाइन की बात करें तो हर लेक्चर के साथ एक डीपीपी अटैच्ड है। लेक्चर दिया, डीपीपी कर ली, प्रैक्टिस हो गई, बहुत बढ़िया। उसके बाद उस पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस करने के लिए अपन उसकी शीट्स वगैरह करते हैं,
ये अपना स्टडी मटेरियल है, अपन बुक्स भी कर सकते हैं, परेशान ना हो। उसके बाद हमारी तैयारी कैसी है, हर 15 दिन में हमें टेस्ट देना आना चाहिए। अच्छा भाई ये टेस्ट ऐसा हुआ, हर 15 दिन में टेस्ट देना है, कभी 15 दिन में, कभी एक हफ्ते में, तो आपको टेस्ट पेपर लगातार देने हैं। ये बदल गया है, कहाँ गया भाई, हो ये रहा। चलो भाई, तो हमने लर्न कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, एग्जामिन कर लिया। जब हम टेस्ट देते हैं तो उसके बाद एनालिसिस करनी पड़ती है कि हमने क्या गलती करी। स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट हम लोग देते हैं, आप भी जहां पे भी पढ़ते होंगे वहां मिलती होगी, नहीं तो आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। कौन सा सवाल मैंने गलत करा, क्या करा, ये अपने आप में 1.5-2 घंटे का टॉपिक है। मैंने बहुत सारे वीडियोज इस पर बनाए हुए हैं कि अपने को कैसे एनालाइज करना चाहिए। बेसिकली एग्जाम देके एनालिसिस करना चाहिए, एनालिसिस करके फिर अपने वीक पॉइंट्स को ढूंढना चाहिए, और वीक पॉइंट्स को ढूंढने के बाद वापस अपने को पीछे का रिवाइज करना चाहिए। तो लास्ट स्ट्रेटजी है रिवाइज। जब वैसे रिवाइज का ज्यादा महत्व तब आएगा जब आपका कोर्स कंप्लीशन पे होगा। अभी तो आप शुरुआती दौर में हो तो इस पे ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है, एनालाइज की जरूरत नहीं है। ये एक बेसिक प्रोसेस है जो आपको आना चाहिए। अच्छा सर, ये तो मुझे समझ आ गया कि ऐसे शायद हम लर्न कर पाएंगे। पहले सीखेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस कर कर हम एग्जामिन करेंगे, टेस्ट देंगे, टेस्ट देके एनालिसिस करेंगे कहां वीकनेस है, फिर हम रिवाइज करेंगे। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। कई बच्चे अभी मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, बेटा चिंता मत करो, अभी मैं पहले अपनी बात बोल रहा हूं, फिर इससे रिलेटेड और आपके सभी डाउट्स इस सेशन के एंड पे जरूर लूंगा, करीब 10-20 मिनट। जो भी आप सवाल पूछोगे पूरे सेशन को देखिए, अच्छे से काम का आपके लिए बनाया है। चलिए भाई, ये बात समझ में आ गई, लर्न, प्रैक्टिस, एग्जाम, एनालिसिस। सर ये सब फॉलो करने के लिए सबसे पहली बात क्या मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, बिना मेहनत के कुछ नहीं आएगा। बार बार अपने बच्चों को एक बात कह रहा हूं कि जीवन की उड़ान अगर भरना चाहते हो तो आपको मनुष्य रूप में 2 पंख लगाने पड़ेंगे, कर्म का और ज्ञान का। और ज्ञान उसी को आता है जो कर्म करता है, स्ट्रेटेजिक तरीके से करता है। तो अगर आप चाहते हो कि आसमान की ऊंचाइयों में उड़ पाओ तो 2 पंख लगाने पड़ेंगे, कर्म का और ज्ञान का। किसी ने बहुत बढ़िया कहा कि कर्म तो करना ही पड़ेगा। कविता है मैथिली शरण गुप्त की कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। ये जन्म लिया किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। बहुत लंबी कविता पर मैंने सिर्फ एक छोटी सी बात बताई कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। ये जन्म लिया किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। मतलब जन्म लिया है तो काम करना है, और ऐसा काम करना है जिसमें अपना जन्म व्यर्थ ना हो। तो आप अपने जन्म को सुधारोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। खैर सर, अगर मैं कर्म करना है, अब सर हमारा कर्म का मतलब हमारा रोज का क्या शेड्यूल होना चाहिए। चलिए अपने शेड्यूल पे बात करते हैं। देखिए भाई, हालांकि शुरुआती दौर में आप इसे देख के डर जाओगे, सर इतना तो हम पढ़ ही नहीं सकते, उसमें भी जवाब दूंगा, चिंता मत करिए। देखिए ध्यान से क्या करना है, देखो अच्छे से। सबसे पहले सुबह 7 बजे उठ जाना है, चाहे आप अभी घर पे हो कोरोना में तब भी ये करना है, तभी आप जीत सकते हो। तो देखिए 7 बजे सुबह उठ जाना है, 7 से लेकर 7:30 तक आधा घंटा फ्रेश होना है, 7:30 से लेकर 8:30 बजे तक 1 घंटे आपको केमिस्ट्री पढ़नी है। अगर आप नीट के हो तो बायोलॉजी भी साथ में जोड़ सकते हो, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। उसके बाद 8:30 से लेकर 9 बजे तक आपको 1 घंटे फिजिकल केमिस्ट्री आप पढ़ सकते हो। अगर अपन 9 से लेकर 9:30 की बात करें तो आपको ब्रेकफास्ट लेना है। बेसिकली अगर आप ध्यान देखो तो सुबह 7:30 से लेकर 9 तक अपन ने पढ़ाई कर ली। इस समय पे आप केमिस्ट्री और बायो दोनों पढ़ सकते हो। केमिस्ट्री मैंने इसलिए लिखी हुई है क्योंकि वो इंजीनियरिंग के हिसाब से बनाया है, और अगर अपन नीट के लिए बात करें तो ये केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों हो सकता है। ठीक भाई, बहुत बढ़िया। अब अगर अपन बात करें तो 9:30 से लेकर 11 बजे तक अपन फिर फिजिक्स पढ़ेंगे। ये लर्निंग क्या चीज़ है, वही जो मैं अभी आपको बोल रहा था। हो सकता है आप कोचिंग जाते हो तो क्लासेस में आपका काम हो जाए, अगर क्लासेस नहीं जा रहे हो, अभी घर पे बैठे हो तो लेक्चर्स देखिए। जैसे हम हमारी ऐप पर बिल्कुल इसी तरीके से शेड्यूल देते हैं बच्चे को, ताकि वो 4.5 घंटे रोज लर्निंग कर पाए, लाइव क्लासेस के माध्यम से, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के माध्यम से, ताकि आप आगे बढ़ पाओ। अच्छा भाई ठीक। उसके बाद देखो क्या करें, उसके बाद 11 से लेकर 11:15 तक थोड़ा सा ब्रेक ले लें, फिर अपन 11:15 से 12:45 तक पढ़ने लग जाए, फिर अपन 12:45 से लेकर 2:30 बजे तक मस्त एकदम। देखो ध्यान से यहाँ पे देखो, क्या ये पूरी सुबह के 4.5 घंटे क्या आपने लर्निंग के हैं। आप चाहो तो अगर आप स्कूल जाते हो तो इन 4.5 घंटों को आप शाम को लर्निंग पे भी ला सकते हो। अभी तो खैर स्कूल नहीं जा रहे हो। बेसिक पर्पस ये है कि आपके रोज के 4.5 घंटे लर्निंग में जाने चाहिए।
इस समय प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। लर्न कैसे करते हैं? या तो क्लास में करते हैं, या अपन वीओडी देख के करते हैं, या लाइव देख के करते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे अपन कर सकते हैं। ठीक भाई, ये 4.5 घंटे लर्निंग हो गई। उसके बाद अपन 2:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक अपन ने लंच कर लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, भाई बहन से लड़ाई लड़ ली, मम्मी से थोड़ा बहुत लड़ लिए, थोड़ी मम्मी की मदद करा दी, जो इच्छा हो अपन ने कर लिया। ठीक भाई, अच्छा अब क्या करें? 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक फिर पढ़ने बैठ गए। दिन में सोना नहीं है भाई, दिन में सोना नहीं है, बिल्कुल नहीं सोना है दिन में। अच्छा, स्लाइड चेंज हो गई, देखो दिन में सोना नहीं है भाई। 2:30 बजे तक अपने को बिल्कुल नहीं सोना है, पढ़ाई करने लग जानी। 2:30 से लेकर 5:30 बजे तक 3 घंटे सेल्फ स्टडी मस्त। 5:30 से लेकर 6 फिर उठ गए, चाय पीते तो चाय पी ली, कॉफी पीते तो कॉफी पी ली, फिर थोड़ी बहुत मस्ती कर ली, इधर उधर करा। देखो भाई, उसके बाद अगर अपन ध्यान दें तो 6 से लेकर 8 तक अपन फिर सेल्फ स्टडी करेंगे। 8 बजे से लेकर 10 बजे तक 2 घंटे अपन फिर मस्ती मारेंगे, घर के साथ मस्ती मारेंगे, खाना खाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत सारी चीजें अपन करेंगे। बोलो क्लियर है एकदम? बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक भाई, ऐसे ही 10 से लेकर 12:30 बजे तक 2.5 घंटे तक सेल्फ स्टडी। क्या करेंगे? सेल्फ स्टडी रात को। लो भाई, अगर आप ये शेड्यूल रोज फॉलो करते हो, अच्छा हफ्ते में 6 दिन फॉलो करना है, हफ्ते में 6 दिन फॉलो करना है। बहुत बढ़िया भाई, 6 दिन फॉलो कर लिया तो हमने टोटल रोज 4.5 घंटे लर्निंग कर रहे हैं, और 7.5 घंटे हम क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस। यानी कि टोटल कितने हो गए? 12 आवर्स। कई लोगों ने बोला भाई मेरे को नहीं पढ़ना, इतना तो मैं जीवन में कभी नहीं पढ़ा। अगर जीवन की ऊंचाइयां छूनी हैं तो आपको यह करना पड़ेगा। अगर अपने लक्ष्य को करना चाहते हो तो यह करना पड़ेगा, आदत बदलनी पड़ेगी। अगर आज 5 घंटे पढ़ने की आदत थी, इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहते हो, बड़ा बनना चाहते हो, तो यह आदत आपको बदलनी पड़ेगी। कितने भी बड़े आदमी को आप देख लो, उनमें डिसिप्लिन और मोटिवेशन, ये 2 कॉमन चीजें हैं, ये आपको लाना पड़ेगा। कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। खैर ये मैं आपको बाद में सुनाऊंगा कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। तो कर्म करना पड़ेगा भाई, कर्म करे बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। अच्छा सर, ये शेड्यूल हमको कैसे मिलेगा सर? ये तो हमारे को याद कैसे रहेगा? बेटा मेरे वीडियो के नीचे लिंक पर आपको जो भी आज मैं समझा रहा हूं, इसकी पूरी पीडीएफ दिख जाएगी, उसे डाउनलोड कर लेना, आपको फायदा होगा। अच्छा भाई ठीक सर, ये बात हमें समझ में आ गई, बढ़िया लग रहा है। अब क्या करें? देखो भाई, देखो आगे चलते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि सर हमने शेड्यूल तो बना लिया, अच्छा अब क्या करें सर? सर सबसे पहली दिक्कत यह है कि सर हमारी तो आदत ही नहीं है इतनी देर बैठने की। मैंने अभी बोला कर्म तो करना पड़ेगा। मैं आपको ना इसका एक तरीका बताता हूं। जैसे आपको क्या करना है, मतलब मैं उसे 10 मिनट रूल बोलता हूं, कुछ भी बोल सकते हो आप उसको, ऐसी कोई खास बात नहीं। जैसे मान लीजिए कि आप 40 मिनट क्लास में पढ़ते थे अभी स्कूल के दौरान, ठीक है? तो आप क्या करो, जैसे मान लीजिए अभी 40 मिनट बैठने की आदत तो है, तो आप जब बैठना चालू करो, आपने सेल्फ स्टडी करना चालू करो, तो 40 मिनट बाद मन विचलित हो जाता है कि अरे यार उठना पड़ेगा, अब तो मन नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा। आप बस अपने आप को रोज ट्रेन करो कि यार 40 मिनट हो गए ना, तो अगले 10 मिनट और बैठ जाता हूं। मतलब जब आपकी इच्छा हो कि यार मेरे को टेबल कुर्सी उठ जाना चाहिए, तब आपने मन को समझाओ कि 10 मिनट और। अच्छा वो 10 मिनट कौन से? जैसे मैराथन में जब धावक दौड़ता है तो शुरुआत में धीरे धीरे दौड़ता है, याद करो आखिरी के 100 मीटर क्या वो अपनी पूरी जान झोंक देता है। तो जब मन में ख्याल आए कि मुझे उठ जाना चाहिए, उस समय अपने मन को बोलो कि 10 मिनट और। कितने मिनट? 10 मिनट। रोज प्रैक्टिस करो कि जब मन बोले यार थक गए उठ जाओ, तो उठना नहीं, सिर्फ कितने और देने? 10 मिनट। ठीक, और वो 10 मिनट कैसे देने? निराशा के साथ कि आशा के साथ और स्पीड के साथ? स्पीड के साथ। और वैसे ही जैसे कि मैराथन वाला धावक लास्ट का 100 मीटर दौड़ता है, तो आपने को यही करना है। तो इट्स 10 मिनट रूल। 10 मिनट रूल क्या है कि व्हेन अंतर मन बोले कि भैया उठ जा तू थक गया है पढ़ते पढ़ते, तब अपने मन को समझाना है कि 10 मिनट और पढ़ना है। विश्वास मानो तुमने अगर ये प्रैक्टिस डाल ली, ये जो शेड्यूल मैंने अभी तुम्हें दिखाया था, ये फॉलो करना तुम्हारे लिए अगले 20 दिन में पॉसिबल हो जाएगा। अगले 20 दिन बाद तुम बहुत इजीली इसको फॉलो कर रहे होंगे। हर 20-21 दिन में अपनी आदत बदल सकती है। तो रोज अपने आप को, ऐसे नहीं पहले दिन ही अपन ऐसा कर लें, बस जब मन करे कि अपन पढ़ने बैठे, मान लीजिए आधा घंटे बाद मन करा यार उठ जाना चाहिए, थक गए, तो 10 मिनट और देने, फिर उठ जाओ 10 मिनट बाद, फिर 10 मिनट का ब्रेक लो, फिर बैठ जाओ, फिर थोड़ी देर बाद आवाज आए कि यार उठ जाना चाहिए। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी सेल्फ स्टडी करने की आदत कंटिन्यूअसली बढ़ जाएगी। अगर आपने मेरी ये बात मान ली तो विश्वास मानो कि आपको कोई सफलता के द्वार पर रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता, किसी में ऐसी ताकत नहीं है। पर ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बार बार अपने बच्चों को बोलता हूं कि प्यारे बच्चों, अगर आपने अपनी मनस्थिति बदल ली तो परिस्थिति बदल लोगे। खेल सारा मनस्थिति का है। जिस दिन इंसान अपनी मनस्थिति बदल लेता है, कोई सी भी तकलीफों का पहाड़ हो उसे वो तोड़ सकता है।
खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर भाई हमने क्या क्या समझा, कैसे सब्जेक्ट चूज करूं, उस पर थोड़ी सी हमने बात करी। फिर हमारा क्या शेड्यूल होना, क्या हमें 11th के साथ तैयारी करनी चाहिए, मैंने बोला हाँ 110% करनी चाहिए। सर हमारा क्या शेड्यूल होना चाहिए, वो मैंने आपके साथ करा। क्या शेड्यूल को बरकरार रखने के लिए मुझे क्या एक रूल अपनाना चाहिए, 10 मिनट रूल मैंने आपको बताया। हाँ सर ये बात भी आपकी समझ में आई। चलो भाई और आगे चलते हैं। फिर से जो बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं उनको लगातार बता दूं, बेटा टेंशन मत लो सर, आई एम प्रिपेयरिंग फ्रॉम मोशन, डीपीपी कैसे करें, बेटा अभी आंसर दूंगा मैं इन सब चीज़ों के। बहुत बढ़िया, आप तैयारी करो, मैं सारे आंसर दे दूंगा, टेंशन मत लो एकदम। अब देखो कई लोग बोल रहे हैं सर ऑफलाइन कब खुलेगा, टेंशन मत लो, इन सब बातों के आंसर दूंगा। बेटा ये क्यों सोच रहे हो कि वो खुलेगा तब मैं तैयारी चालू करूंगा, अरे क्या चीज रुक रही है, लाइव सेशंस हो रहे हैं, वीओडी लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं, डीबीबी आपको मिल रही है, तैयारी क्यों रोक रहे हैं अपन, हम तैयारी क्यों रोक लें, जिस दिन खुलेगा उस दिन फिजिकल आके पढ़ लेंगे, और नहीं भी पढ़ेंगे तो भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, दिक्कत वाली क्या बात है। ऐसा मत सोचो, अपने मन में बैरिकेड मत बनाओ कि कोरोना है इसलिए हम पढ़ नहीं सकते। अरे भाई ये समय तो वो है जब हम ज्यादा पढ़ सकते हैं, घर पे ना कोई परेशान करने वाला है, ना कोई आ रहा है, ना कोई जा रहा है, हम घर पे सेफ हैं, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए भाई आगे चलते हैं। खैर अच्छा अब क्या करें सर, देखो भाई अगले 8 हफ्तों में सर हम ये तो समझ गए कि हमें कितनी देर पढ़ना चाहिए, सर ये हम बात समझ गए बिल्कुल कि हमें कितनी देर पढ़ना चाहिए, पर हमारे को कुछ टारगेट लेना पड़ेगा स्पीड को लेके। किसको लेके, स्पीड को लेके। अगले 8 हफ्ते में शुरू आपकी पर सब्जेक्ट ये स्पीड हो जानी चाहिए। अभी नहीं है कोई बात नहीं, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक में, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक में आपकी 30, ये आज नहीं है स्पीड, अगले 8 हफ्ते का टारगेट है कि अगले 2 महीने में मेरी स्पीड ये पहुंच जानी चाहिए। जब मैं सवाल कर रहा हूं तो आप ध्यान से देखोगे तो ये सवालों के जो मैंने नंबर लिखे हैं ये नंबर उससे भी कम हैं जो एग्जामिनेशन में 1 घंटे में पूछे जाते हैं, पर जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे को अच्छे से सवाल करना होता है, इसलिए थोड़ा कम भी करें तो भी चलेगा, पर इतनी स्पीड तो होनी चाहिए। इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक 30, चाहे जेई हो चाहे नीट हो। फिजिकल यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री अगर बात करें तो अगर आप आईटी की तैयारी कर रहे हो तो 20 क्वेश्चन पर घंटे की स्पीड होनी चाहिए, और अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हो सवाल थोड़े आसान होते हैं तो 30 क्वेश्चन पर घंटे की स्पीड होनी चाहिए। फिजिक्स में बात करें तो जेई में 20 क्वेश्चन पर घंटा और फिजिक्स में 30 क्वेश्चन पर आवर, मैथ्स में 20 क्वेश्चन पर आवर, और जाहिर सी बात है कि नीट में मैथ्स की जरूरत नहीं है। बायोलॉजी की स्पीड होनी चाहिए 60 क्वेश्चन पर आवर। आपको भी पता है कि आपके पास बहुत सारे सवाल आते हैं नीट में और उनमें कैलकुलेशन नहीं होती, सिर्फ आपको स्पीड अपनी मेंटेन करनी होती है। बोलो क्लियर है एकदम, पक्का। कुल मिला के नीट में 180 सवाल आए, उसमें से अपने 90 सवाल आए बायोलॉजी के, और वो लगभग घंटे भर में करने होते हैं। तो अपन जब घर पे प्रैक्टिस करें तो कम से कम 60 क्वेश्चन की स्पीड होनी चाहिए। ये स्लाइड क्या बताती है आपको, ज़्यादा देर नहीं रुक रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता के छोड़ रहा हूँ कि जब आप PDF डाउनलोड करोगे तो आपको पता होगा मेरे को 8 हफ्ते में क्या अचीव करना है। बोलो क्लियर है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए बनाई हो। क्लियर एकदम, चलो और देखते हैं। चलो भाई सर शेड्यूल क्या होगा हमें क्लियर हो गया, सर स्पीड क्या 8 हफ्ते में हो जानी चाहिए ये हमें क्लियर हो गया। अब क्या करें, ये चैप्टर टारगेट है अगले 8 हफ्तों का, अगले 8 हफ्तों का। उसके बाद आप अपने आप रिदम में आ जाओगे, आप अपने आप खूब कर लोगे। अगर जैसे मान लीजिए आप हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम में या क्लासेस में तो अपने आप अचीव हो जाता है, पर अगर आप नहीं भी हैं तब भी आपको याद रखना है कि ये वाले चैप्टर मेरे अगले 8 हफ्तों में कंप्लीट हो जाने चाहिए। ध्यान से देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी चारों का मैंने आपको दिया है, जेई और नीट दोनों के लिए है ये। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है, पक्का सोच लो 110%। फिर से अभी इसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं नीचे PDF में लिंक दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, आप वाकई अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, चलो भाई और आगे बढ़ते हैं। ओ हो ये क्या हुआ, आ जाओ। अच्छा अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो पीछे जब मैंने आपको शेड्यूल बताया था तो मैंने आपको बताया था कि लर्निंग के टोटल आवर्स है 4.5 पर डे, और छह दिन में, एक वीक की बात कर रहा हूं, वीक की प्लानिंग आपको देना हूं, तो आप एक दिन में, एक हफ्ते में कितने घंटे लर्निंग करोगे, 27 घंटे। कितने घंटे, 27 घंटे। ठीक भाई सर बात सही है। अच्छा ऐसे अगर हम बात करें तो हम टोटल सेल्फ स्टडी आवर्स कितने होंगे, 7.5 × 6
यानी कि कितने 45 घंटे। चलो भाई ये भी समझ में आ गया। तो हम कितनी देर अपनी सेल्फ लर्निंग करेंगे, कितनी देर हम प्रैक्टिस करेंगे एक हफ्ते में, ये फिक्स्ड है एकदम, ये दिखाई दे रहा है। मैं आगे इसको रिलेट करूंगा, इसलिए ध्यान में रखना एकदम अच्छे से। काम की बात है, बिल्कुल अच्छे से जा रहा है। देखो भाई अब क्या करें, और देखो ये देखो ये कौन सा चार्ट है, ये है। हाँ अब देखो लर्निंग आवर्स पर सब्जेक्ट। लर्निंग आवर्स मैंने बता दिया कि टोटल आपके पास कितने थे भाई, ठीक 27 घंटे आए थे लर्निंग के। जो लर्निंग के 27 घंटे आए उसमें समझो अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो आपको बिल्कुल बराबर पढ़ना है, बिल्कुल बराबर 9 पर अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपको ऐसे डिवाइड करना है। बायोलॉजी का पोर्शन ज्यादा आता है, वो डबल सब्जेक्ट की तरह ऐड करता है, पर उसे डबल भी नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है फिजिक्स केमिस्ट्री के डबल पढ़ना है, पर आप समझ लो 27 घंटे में से 8-8 घंटे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी है और 11 घंटे आपको क्या पढ़ना है, 11 घंटे आपको पढ़ना है क्या, 11 घंटे आपको पढ़ना है ये बायोलॉजी। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? ये लर्निंग आवर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। किसका डिस्ट्रीब्यूशन है? लर्निंग आवर्स का। अच्छा ठीक भाई सर, लर्निंग की बात कर ली हमने। जो पहली स्लाइड देखी थी वो क्या थी कि 4.5 घंटे 6 दिन मैं पढ़ता हूं, 27 घंटे। उन 27 घंटों को मुझे कैसे डिवाइड करना चाहिए, जेईई और नीट का अगर मैं एस्पिरेंट हूं तो मुझे ऐसे डिवाइड करना चाहिए। अच्छा अब मेरे जो टोटल सेल्फ स्टडी आवर्स है वो ये हैं, कितने 45। कितने 45। सर प्रैक्टिस के आवर्स को कैसे डिवाइड करूं सब्जेक्ट वाइज? सर आपने सब्जेक्ट वाइज लर्निंग को तो बता दिया, सर प्रैक्टिस को भी बताइए। देखिए ध्यान से, देखो अच्छे से, ये देखो अगर आप ध्यान से देखो तो मैं जेई की बात कर रहा हूं, इसकी अगले स्लाइड आएगी इसमें नीट की बात करूंगा। देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से समझो तो हमारे पास 45 घंटे थे, ये पर वीक की प्लानिंग है, 45 घंटे थे। अगर आप ध्यान से देखो तो 45 घंटों में को आप कैसे डिवाइड करोगे? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बिल्कुल बराबर 15 घंटे। इसमें 15 घंटे में से लर्निंग करने के बाद 1.5 घंटा करीब आपको हफ्ते में, यानी कि रोज अपन से मान लो 15-20 मिनट, बस जो आज सुबह लेक्चर पढ़ाया उसे फटाफट एक बार देख लिया, अच्छा भाई जो पढ़ाया था मुझे याद है कि नहीं, बस इतना ही। इतना टाइम अपने को देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेक्चर देखने के बाद आपको 1.5 घंटा दोबारा लग रहा है उसे समझने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ 10 या 15 मिनट बस, मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं। अब फटाफट देखा, हाँ भाई ये सर ने बोला था मुझे याद है, अब मैं प्रैक्टिस करना चालू कर देता हूं। अब आप सोचिए कि आपके पास प्रैक्टिस के हर हफ्ते कितने घंटे मिले फिजिक्स को? 13.5 घंटे। अगर मैं बात करूं तो याद कर, मैंने ये माना कि पीछे जो आपकी 8 हफ्ते बाद स्पीड मैंने मानी थी वो याद करो 20 क्वेश्चन की थी। मैंने यहां पे मात्र माना कि आप 1 घंटे में 12 सवाल करोगे। कितने करोगे? 12। क्या मैंने ज्यादा माने कि कम माने? कम माने। इतना टारगेट, यानी कि क्या मैं फिजिक्स के शुरुआती 8 हफ्तों में क्या 162 सवाल मेरे को कर लेने चाहिए? 12 ही माने मैंने फिजिक्स में, ज्यादा नहीं माने। 13.5 घंटे में क्या अगर मैं केमिस्ट्री की स्पीड 15 मान लूं तो क्या 202 सवाल मुझे कर लेने चाहिए? क्या 13.5 घंटे में 12 सवाल अगर मैं कर पाऊं मैथ्स के तो क्या 162 सवाल कर पाऊंगा? हाँ। क्या मैंने बहुत ज्यादा माना है? नहीं, मैंने तो बल्कि कम माना है आपको, पर इतना तो आपको अचीव करना ही करना है। जब आप 6 महीने बाद मुझे वापस सुनोगे तो मैं इसको बढ़ा हुआ आपको बताऊंगा, पर शुरुआती दौर में ये सब होना चाहिए। चलो भाई, अच्छा सर ऐसे अगर अपन नीट की बात करें, देखो नीट की, अच्छा भाई नीट में मैंने थोड़ा डिवाइड चेंज करा है। 14 घंटे प्रैक्टिस करेंगे फिजिक्स की, 14 घंटे करेंगे केमिस्ट्री की, बायोलॉजी करेंगे 17 घंटे। इस 17 घंटे में ज्यादा लर्न करना पड़ सकता है। बायोलॉजी में आपको नोट्स को, बुक्स को ज्यादा टाइम देना पड़ सकता है, 110%। फिर से देखिए, क्लास नोट्स रिवीजन करोगे 1.5 घंटे। और बायोलॉजी में देखो मैंने ज्यादा दिए हैं। बायोलॉजी में क्यों ज्यादा दिए हैं? बायोलॉजी में इसलिए ज्यादा दिया है क्योंकि बायोलॉजी में लर्निंग आवर्स ज्यादा होते हैं। बायोलॉजी में लर्निंग आवर्स ज्यादा होते हैं, लर्निंग आपको ज्यादा करनी पड़ती है, ज्यादा रटना पड़ता है आपको। बोलो क्लियर है क्या एकदम? अरे पक्का? अरे सोच लो। लो भाई बहुत बढ़िया, आ गया था 4.5, 1.5, 1.5। क्लियर है एकदम? सोच लो, बस तो हो गया। ये अपनी कहानी हो गई। ऐसे अगर सवालों की बात करें तो प्रैक्टिस 12.5 घंटे, 12.5 घंटे, 12.5 घंटे, तीनों की प्रैक्टिस बराबर कर ली। सोचो इसमें स्पीड क्या ली? 45, जबकि याद करो पीछे अपन ने कितनी ली थी? 60। तो यहां पे अपनी स्पीड आ गई 45, यानी कि बायोलॉजी में सवाल करेंगे 562, केमिस्ट्री में करेंगे 250, और अपन फिजिक्स में कितने करेंगे? 188। कितने करेंगे? 188। लो भाई, अगेन इट्स स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, मजा आ गया सर। बढ़िया बात बोल रहे हो सर आप तो। करना पड़ेगा, पर ये मेहनत करनी पड़ेगी। अगर स्ट्रक्चर्ड नहीं हुए तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप ये मान के चलो। मैं बार बार आपको कहता हूं कैसे फुटबॉल को किक मारी जाती है, ये उसका गोल जो खिलाड़ी होता है उसको उसका मेंटोर सिखा सकता है, पर वो किक कब मारनी है ये उस खिलाड़ी को खुद तय करना होता है। हम आपको सिखा सकते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, पर बेटा करना आपको है,
करना आपको है, ये बात आप याद रखोगे 110%। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? हाँ भाई, ये बात सर हमें समझ में आ गई। चलो भाई और आगे चलते हैं। टोटल क्वेश्चन देखो कितने प्रैक्टिस कर लिया अपन ने, देखो ये रहे। अच्छा ठीक भाई, अब क्या करें, इधर देखते हैं, आगे चलते हैं। देखो मॉनिटरिंग चार्ट, बच्चा है ना स्ट्रेटेजी भी बना लेता है, प्लानिंग भी कर लेता है, पर वो खुद को मॉनिटर नहीं करता। जब तक हम खुद को मॉनिटर नहीं करेंगे हमारे लिए आगे बढ़ना संभव नहीं है। मॉनिटरिंग चार्ट आपके पास होना चाहिए, 110% मॉनिटरिंग चार्ट होना। ये मॉनिटरिंग चार्ट आप बना के रख लोगे कहां पे, हर हफ्ते बनाओगे आप और चिपका लोगे आप जहां पे भी आप पढ़ते हो। उसमें क्या करोगे, देखो ऐसे लिखोगे, फिजिक्स लर्निंग, फिजिक्स थ्योरी रिवीजन, केमिस्ट्री लर्निंग, लर्निंग वाले आवर्स अलग थे और प्रैक्टिस वाले आवर्स अलग थे। देखो है कि नहीं है? ठीक, तो फिजिक्स लर्निंग, फिजिक्स की ये फिजिक्स थ्योरी रिवीजन, केमिस्ट्री लर्निंग, केमिस्ट्री थ्योरी रिवीजन, और मैथ्स लर्निंग और मैथ्स थ्योरी रिवीजन। बोलो है कि नहीं है ये? पक्का? तो ये पूरा लर्निंग आवर्स हैं, अपने लर्निंग आवर्स की मॉनिटरिंग है। तो आप जैसे जैसे लर्न करते जाओगे इस पे क्रॉस लगाते जाओगे। हाँ भाई, क्या मेरे को कुल मिला के 9 घंटे की लर्निंग करनी थी फिजिक्स में, क्या मैंने कर ली? क्या मेरे को रिवीजन करने में उसमें 1.5 घंटा निकालना था, क्या मैंने कर ली? जितने ज्यादा ऐसे ऐसे स्लांटेड लाइन बनाते जाओगे, क्या हर वीक कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और हर संडे को देखो कि क्या मेरे सभी स्लांटिंग लाइंस पे स्लैश मैंने लगा दिया है। अगर लगा दिया यानी कि इस हफ्ते का टारगेट अचीव कर लिया है। हाँ सर बिल्कुल बढ़िया। अब दूसरी बात, इसमें अपन ने क्या अचीव कर लिया? अपन ने अचीव कर लिया भाई, हम कितनी देर पढ़ रहे थे, हमने अचीव कर लिया, बहुत बढ़िया। अब क्या करें? इसके अलावा क्या लर्निंग आवर्स मैंने अचीव कर लिए, वो अपन लिखेंगे यस। एक और मॉनिटरिंग चार्ट बनाएंगे पक्के से। सर फिर से बार बार बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इसको ये कहां मिलेगा? जो मेरा वीडियो है उसके नीचे लिंक आपको पीडीएफ की मिलेगी। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग इन चार्ट्स को अपने घरों पर लगाकर, अपने स्टडी रूम में लगाकर मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप करो, मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप करो। कई लोग बोलेंगे सर आपका नंबर क्या है? मेरा नंबर भी चलो मैं बता देता हूं, 94605605666985, 9460566985। बोलो क्लियर है एकदम? पक्का? तुम्हारे सवालों के उत्तर दूंगा, टेंशन मत लो, एकदम अच्छे से। अभी पहले मैं एक बार अपनी बात पूरी कह दूं, ठीक भाई? तो लर्निंग आवर्स अचीव्ड हो गए, सेल्फ लर्निंग आवर्स अचीव्ड हो गए, ये हो गया वो हो गया। अब इसको मॉनिटर करना है पूरा कि लर्निंग आवर्स कितने हुए अपने, सेल्फ लर्निंग आवर्स कितने हुए अपने, और लर्निंग्स एंड प्रैक्टिस मॉनिटरिंग चार्ट अपन ने अपडेट करा नहीं करा। रोज इसको पढ़ना है, रोज, कि भैया आज मैंने लर्निंग आवर्स जो अचीव करने थे क्या कर लिए, क्या मेरे को लर्निंग जो प्रैक्टिस आवर्स थे क्या वो अचीव करने थे वो कर लिए, क्या मैंने मॉनिटरिंग चार्ट अपडेट कर दिया। इन तीनों पे टिक अगर लग गया और पूरे हफ्ते लग गया तो अपना काम बन गया। हाँ सर बात तो आप सही कह रहे हो। अब क्या करें और आगे चलते हैं, देखते हैं। देखो भाई, संडे को क्या करेंगे? जनरली जैसे हम लोग हर 15 दिन में टेस्ट लेते हैं, यानी कि एक संडे छोड़ के अगले संडे। तो आपको भी अगर कहीं पे भी हो, आप हमसे जुड़े हुए भी नहीं हो, तब भी आप हर 15 दिन में टेस्ट दीजिए। जिस दिन टेस्ट दीजिए संडे को, उस दिन ये शेड्यूल फॉलो नहीं करना है। संडे को शेड्यूल है ही नहीं, जो मैंने शेड्यूल बताया वो कब का है, वो वीक का शेड्यूल है। ठीक, संडे का शेड्यूल क्या है? संडे को अगर टेस्ट है तो 3 घंटे टेस्ट देना है और 2 घंटे एनालिसिस करनी है। क्या करनी है? एनालिसिस। और अपने आइडेंटिफाई करने हैं वीक टॉपिक्स को। एनालिसिस कैसे करनी है अलग से फिर से वीडियो है, पर एनालिसिस करनी 2 घंटे। अच्छा ये वाला सवाल मैंने इसलिए गलत करा, ये वाला टॉपिक मेरा वीक है, अपने वीक टॉपिक्स को लिख के रख लेना है। अच्छा लिख लिया तो 3 घंटे ये करना है, पेपर देना है, 2 घंटे एनालिसिस करनी है। बाकी दिन संडे को क्या करना है? मस्ती। पूरे हफ्ते अगर तूने ईमानदारी से तैयारी करी है तो तेरे को इस वाले संडे को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 5 घंटे पढ़, बाकी मस्ती कर, जो तेरी इच्छा हो, पर तब करना जब आपने पूरे वीक को ढंग से फॉलो कर लिया हो। क्या मेरी बात क्लियर है एकदम? पक्का? 110%? अच्छा सर जो अगला संडे आएगा उस पर टेस्ट होगा ही नहीं, तो क्या करेंगे? बेटा जो वीकनेस निकाली थी ना, उनको 5 घंटे पढ़ेंगे। जो वीकनेस निकाली थी उनको अगले संडे को 5 घंटे पढ़ेंगे। अगर उस दिन नहीं पढ़ पाए हैं तो अगले संडे का काम है अपने वीक पॉइंट्स को सुधारना, और 5 घंटे बस, बाकी मस्ती करो। एक दिन आधे दिन मस्ती कर सकते हो, अगर पूरे वीक 12 घंटे का शेड्यूल फॉलो कर रहे हो तो इतना तो अपना हक बनता है। ये रिवार्ड है तुम्हारा। अब आपको संडे को पिक्चर देखनी हो, घर वालों के साथ घूमने जाना हो, कुछ और करना हो, जो तुम्हें एंजॉयमेंट देता हो वैसा आप कर सकते हो। बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई है? फिर से चालू होते हैं। मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए? रिवाइज करते हैं जो अभी तक सीखा। मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए? तय कर लिया।
क्या मुझे 11 से तैयारी कर लेनी चाहिए? हाँ बिल्कुल कर लेनी चाहिए। कर्म करना पड़ेगा? हाँ। मेरा शेड्यूल क्या होना चाहिए 12 घंटे का, वो मैं आपको बता चुका हूं। उसमें से कितने लर्निंग आवर्स होने चाहिए, कितने सेल्फ स्टडी आवर्स होने चाहिए, कितने मॉनिटरिंग चार्ट होने चाहिए, मॉनिटरिंग चार्ट कैसे फिल करना चाहिए, लर्निंग आवर्स में सब्जेक्ट वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जब सेल्फ स्टडी करें तो कौन से सब्जेक्ट के कितने सवाल कम से कम करने चाहिए, अगले 8 हफ्तों में हमारी क्या स्पीड हो जानी चाहिए, और संडे का हमारा शेड्यूल क्या होना चाहिए। ये जो भी बात मैंने अपने को आपके सामने रखी, ये अपने एक्सपीरियंस के साथ रखी है, तो आपको ये बातें क्लियर होनी चाहिए। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? पक्का? चलो भाई, आप मेरा मोबाइल दे सकते हैं क्या, मेरा वाला, इसमें वो चला दो अपने कमेंट्स, तो मैं धीरे धीरे सवाल लेना चालू करूंगा ना बच्चों के। चलो हाँ भाई, हाँ आ रहे हैं। चलो खैर आगे बढ़ते हैं भाई, ये अपनी बात हो गई। अब क्या करें? बेसिकली मैं आपको अगर फटाफट बता देता हूं, नहीं तो आपको लगेगा कि सर अपनी चीज ही ज्यादा बता रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करने आया हूं मैं, उनके लिए सेशन बना रहा हूं जो 11वीं में तैयारी करना चाहते हैं। हम इस चीज को कैसे अलाइन करते हैं मैं आपको फटाफट बता देता हूं। फिलॉसफी हमारी वही है, लर्न, डाउट, टेस्ट, प्रैक्टिस, एनालिसिस। हमारा ध्येय यही है कि बच्चे को लर्न करेगा तो डाउट आएंगे। तो लर्न आप जो है, अगर अभी ऑनलाइन की बात कर रहा हूं मैं, अगर लर्न आप कर रहे हैं तो परीक्षा ऐप जो हमारी है उस पर आप लेक्चर्स पूरे देख सकते हो, ढंग से लेक्चर्स देख सकते हो। वीओडी और लाइव दोनों होते हैं। जब आप लेक्चर देख लेते हो, बाकायदा शेड्यूल आता है रोज का कि भाई आपको आज कौन कौन सी क्लासें देखनी है, वो प्रॉपर्ली शेड्यूल्ड होती हैं। उनका लेक्चर्स आप देख सकते हो, मोशन यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो। और लर्न करने का तरीका है कि अगर आप कोटा आ सकते हो तो कोटा आके तो आप फिजिकल क्लासरूम कर ही सकते हो। तो लर्न करने का प्रोसेस हो गया। डाउट कैसे क्लियर करेंगे? अभी ऑनलाइन में बात करें तो हमने व्हाट्सएप के पूरे ग्रुप बना रखे हैं, ऐप पे डाउट काउंटर बना रखे हैं। आप व्हाट्सएप पे डाउट सारे टीचर से पूछ सकते हो। टीचर जो आपके वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड जिसके आप देखोगे, वो हर हफ्ते आपके सामने 1 या 2 बार लाइव आएगा। आप अपने लेक्चर से रिलेटेड डाउट और जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है रोज, उससे रिलेटेड डाउट आप अपने क्लियर कर सकते हो। मतलब हमने लेक्चर्स देखे वीओडी पे, यानी कि हमने अपने ऐप पे लेक्चर देखे, हमें जो डाउट आया वो टीचर वही लाइव आया, उसने हमें डाउट क्लियर कर दिए। उस लेक्चर से रिलेटेड हमने आपको एक डीपीपी दे दी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट, 10 से 15 सवाल की। आपने उसको प्रैक्टिस करा, जो डाउट आया टीचर से लाइव पूछ लिया। और फिर भी डाउट रह गया तो व्हाट्सएप पे टीचर जुड़े हुए हैं, आप उसे कर सकते हो। हर 15 दिन में टेस्ट होगा, जो अब जैसे मैंने भी आपको बताया था, प्रैक्टिस के लिए शीट्स होंगी जो पूरे मटेरियल की, आगे मैं भी आपको दिखा दूंगा। आपको पूरा स्टडी मटेरियल दिखेगा कि अच्छा ऐसे ऐसे हमें स्टडी मटेरियल मिलेगा। और एनालिसिस, जो भी आप टेस्ट दोगे उसकी पूरी स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट आएगी। फिर से मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताना चाहता, मैं आपके काम की बात ज्यादा बताना चाहता हूं। हालांकि ये आपके पूरे ही काम की है, पर इससे रिलेटेड अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हो तो आप हमारी टीम से भी कंसल्ट कर सकते हो, और अभी मेरे से इस पे भी पूछ सकते हो। आगे चलते हैं। जो मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको बोला कि आप ऐप पे जाके कुछ नहीं करना है, आपको सब्जेक्ट पे क्लिक करना है। ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। आपको सब्जेक्ट पर क्लिक करना है, सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे टॉपिक आ जाएगा, टॉपिक पे क्लिक करोगे 3 चीजें दिखाई देगी, वीडियो, लाइव क्लासेस और स्टडी मटेरियल। वीडियो, लाइव क्लासेस और स्टडी मटेरियल, ठीक है। वीडियोस, लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल। जैसे वीडियोस पे जाओगे आपको लेक्चर वाइज दिखेंगे, लेक्चर पे जैसे क्लिक करोगे टीचर ऐसे क्लास में पढ़ाता हुआ नजर आएगा। अगर स्टडी मटेरियल पे क्लिक करोगे, स्टडी मटेरियल पे क्लिक करोगे तो लॉजिकल है कि आप स्टडी मटेरियल पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको इस तरीके से स्टडी मटेरियल दिखने लग जाएगा। थ्योरी भी दिखने लगेगी, सवाल भी दिखने लगेंगे, तो जो भी होगा डीपीपी भी दिखने लगेंगे। इस प्रकार से आप आसानी से पढ़ सकते हो और टीचर को लाइव भी देख सकते हो। लाइव पे क्लिक करोगे तो लाइव क्लासेस जो शेड्यूल होंगी वो आपको दिखने लग जाएंगी। आप चाहो तो ऐप को जाकर डाउनलोड कर सकते हो, नीचे लिंक दिया गया है। चेक करने के लिए फ्री है, कोई पैसा नहीं लगने वाला है। कैसा एक्सपीरियंस है वो आप कर सकते हो ताकि आप समझ पाओगे कैसे चलने वाला है। खैर, जो मैंने अभी आपको बताया उसी पे बात करी। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने आपको बात करी। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बिल्कुल वैसी ही है जैसे बच्चों को चाहिए होती है। खैर, मैं वापस अपने प्रोडक्ट से हटके आपकी बात पर आता हूं। हमारा शेड्यूल संडे का ऐसा होना चाहिए। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, सब्जेक्ट कैसे चूज करना चाहिए हमें आता है। हमें क्या 11th में तैयारी करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल करनी चाहिए। शेड्यूल कैसा होना चाहिए? कर्म करना पड़ेगा। उसके बाद हमने बात करी कि हमारे शेड्यूल में कितने लर्निंग आवर्स होने चाहिए, कितने सेल्फ प्रैक्टिस आवर्स होने चाहिए, लर्निंग आवर्स का सब्जेक्ट वाइज का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। उसके बाद हमने बात करी कि अगर हमारी सेल्फ स्टडी अगर हम कर रहे हैं तो हमारी हर सब्जेक्ट की क्या प्रैक्टिस आवर्स में स्पीड होनी चाहिए, संडे को हमें क्या करना चाहिए और ये हम सब कैसे कर सकते हैं। तो लर्न, प्रैक्टिस, डाउट क्लियरिंग, रिविजन, एवरीथिंग यू कैन डू घर बैठे बैठे भी, है कि नहीं?
कंफर्म कर सकते हो। तो ये सोचना छोड़ दो कि मैं घर के बाहर जाना पड़ेगा इसके लिए या कोरोना लग जाएगा, घर बैठ के अभी अपन कर सकते हैं, और जब छूट जाए तो क्लासेस में आ ही सकते हो, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पर अगर आपने मन में तय कर लिया प्यारे बच्चों, तो आप वास्तविकता में से कर सकते हो। और मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं। मनस्थिति बदलनी पड़ेगी परिस्थिति बदलने के लिए। और फिर से कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं। इसलिए लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष को ही अपना जुनून बनाना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। हर आदमी के जीवन में संघर्ष है, पर जो संघर्ष लड़ना जानता है, उसे एंजॉय करना सीख लेता है, वो जरूर जीवन में आगे बढ़ता है। मेरे हिसाब से मैं आपके सवाल लेना चालू करता हूं। बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, सर नीट 2020 हो जाएगा क्या? बेटा 2020 के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। बेटा मैं से बहुत सारे वीडियो बनाता हूं। जो भी बच्चे वीडियो देखना चाहते हैं, मोशन के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर, आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो आते रहेंगे। हमने प्लान करा है कि अब हर वीक हम 1 से 2 वीडियो लेके आएंगे जो सब्जेक्ट से अलग हटके होंगे। सर आई एम इन क्लास 12th एंड प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2021। मेरा 11th वेस्ट हो गया है, सो टेल मी हाउ टू कंप्लीट। बेटा बस बता दूं कि 11th वेस्ट हो गया तो भी कोई चिंता मत करो। हम अपने 12th में जो भी बच्चे आते हैं उनको पूरा का पूरा वापस 11th पढ़ाते हैं, इसलिए टेंशन छोड़ दो। तुम 1 साल में कर सकते हो। जब 12th पास में कई बच्चे आकर सिलेक्ट हो जाते हैं तो तुम तो पक्के से कर सकते हो, उसकी चिंता छोड़ दो। सर आई एम इन 12th क्लास, सर आई एम इन 11th क्लास। अच्छा 11th क्लास वाले बच्चे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? देखो आ जाओ बेटा। डिस्काउंट वगैरह, कई लोग रियल भी डिस्काउंट वगैरह पूछ रहे हैं। बेटा आप हमारे जो नंबर्स नीचे दिए गए हैं उन पे बात कर लीजिए, अगर कुछ होगा तो आपको मिल जाएगा। मोशन को कंफर्म ज्वाइन करिए। मेरे को अगर मेरी बातों पे अगर आपको अच्छा लगता है, मैं आपको बता दूं, अगर आप मोशन के साथ ज्वाइन होंगे तो आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। हम आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन से कराएंगे। बेटा हमारा, अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं तो बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूं। आज जो भी पहचान है वो बच्चों की वजह से ही तो है, तो बच्चों के साथ कैसे गलत कर सकता हूँ? मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चों के साथ गलत कभी नहीं करता। ऐसा नहीं भावुक होकर बात कह रहा हूँ, पर ये वास्तविकता है। हमारी पहचान ही बच्चों से। आज सोचिए इतने बच्चे हमारे वीडियोस देखते हैं। मैंने पिछला वीडियो डाला, इतने सारे व्यूवर्स आए। सोचिए प्यार ही तो है, ये प्यार बच्चों की वजह से ही तो है। ये नहीं रहेगा तो हमारे जीवन में क्या रहेगा? इसलिए बच्चों के साथ गलत नहीं करेंगे, डोंट वरी। सर यूपीएससी की तैयारी के लिए पहले आईआईटी जेईई क्वालिफाई। बेटा अगर तुम यूपीएससी का पिछले 5 साल का ट्रैक देखो, मैक्सिमम आईआईटीएंस पहुंच रहे हैं यूपीएससी की तैयारी में, आईएएस बन रहे हैं पक्के से। फायदा होता है, दिमाग तेज हो जाता है। आईएएस बनना है तो आईआईटी से के थ्रू जाना अपने आप में एक अच्छा चैनल है, सो डोंट वरी, कर सकते हो, अच्छी चीज़ है ये। सर सेल्फ स्टडी वाला हूँ, सर डीपीपी मिल सकती है क्या? बेटा आप एक बार उस ऐप पे चला जा, और मेरे हिसाब से उसकी फ़ीस इतनी कम है कि तू घर बैठे बैठे अफोर्ड कर सकता है। ऑनलाइन ही, फिजिकल की तो जाहिर सी बात है थोड़ी क्लास ज़्यादा है, पर ऑनलाइन की अफोर्ड कर सकता है, थोड़ी कोशिश करेगा तो। वो बहुत ज़्यादा नहीं है, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द ऑनलाइन। क्या सर मैं कोटा के बाद, मतलब ऑनलाइन के बाद कोटा आ सकता हूँ? हाँ बेटा, जो बच्चे अभी ऑनलाइन पूरे साल चलता रहेगा, पर जो बच्चे वापस कोटा आना चाहते हैं, जहां पे ऑनलाइन आप छोड़ोगे वहीं से वापस क्लासें यहां पे चालू हो जाएंगी जब भी कोटा आना चाहोगे, तो उसके लिए परेशान मत हो। और देखो और सवाल लेता हूं। सर क्या टाइम वेस्ट हो गया है और यूट्यूब के कैसे पढ़ सकते हैं, सीक्वेंस बताओ प्लीज़। क्योंकि बेटा एक बार ऐप डाउनलोड कर, तुझे पता पड़ेगा कैसे पढ़ना चाहिए। अभी जो मैंने बोला है उसको ध्यान से सुन, उसको डाउनलोड कर, पक्का फायदा होगा, उसको अपने जीवन में उतार ले। कोई बात नहीं, मोशन के साथ नहीं भी पढ़ रहा तो भी मेरा लक्ष्य ये है कि तुम सब सेलेक्ट होने चाहिए। मेरे साथ जुड़ रहे हो तो मैं विश्वास दिला रहा हूं कि आपको फायदा होगा। पर आप नहीं भी हो, कुछ और कर रहे हो, तो भी ये फॉलो करना है आपने को, इसको नहीं छोड़ना है। अगर ये कर लोगे तो सेलेक्ट हो जाओगे पक्के से। सर बिना बुक्स के पढ़ाई कैसे करें? बेटा स्टडी मटेरियल बिना, बेटा बुक्स थोड़ी सी तो चाहिए होंगी। अगर आप ऐप पे जाओगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल पीडीएफ पे मिल जाता है आजकल, तो पीडीएफ में सारी चीज़ें होगी, आप घर बैठे बैठे पढ़ाई कर सकते हो। और घर पे अगर हो सके तो एनसीईआरटी अगर हो तो उसको तो एटलीस्ट पढ़ने की तैयारी करें। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं लगातार, ऐसे कैसे हैंडल कर पाऊंगा? रुक जाओ। सर मैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से हूँ, इंग्लिश मीडियम में जाना चाहता हूँ, कैसे करूँ? बुक पढ़ने में प्रॉब्लम हो। बेटा जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको मैं आपको बता दूँ, हमारा हिंदी मीडियम का भी बिल्कुल अलग से कोर्स चलता है। और खास बात बताता हूँ आपको हिंदी मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को हम दोनों लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी।
तो तू अगर इंग्लिश मीडियम में जाना चाहता है तो थोड़े दिन हिंदी के देख और उसी का इंग्लिश भी देख ले, तो तेरी धीरे धीरे अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। हिंदी वाले को हम इंग्लिश का मटेरियल भी ऑनलाइन प्रोवाइड कर देते हैं और ऑफलाइन मतलब इंग्लिश का भी कर देते हैं और हिंदी का भी कर देते हैं, तो तू दोनों से समझ समझ के कर सकता है। अच्छा सर, मैं दिन में 3 आवर पढ़ता हूँ, मेरा सिलेबस बहुत अच्छा चल रहा है, इनफैक्ट मैं 1 मंथ में 5 चैप्टर कर लिए हैं इन फिजिक्स फ्रॉम HCV। वाह बेटा उषा शर्मा, तेरी स्पीड तो बहुत तेज़ है। एक बार पर्सनली मुझे मैसेज कर देना, मैं जानना चाहता हूँ कि तेरी कितनी स्पीड तेज़ है, 3 घंटे में तुम कैसे इतनी जल्दी कर लेते हो। सोचो अगर तुम 12 घंटे पढ़ने लग जाओगे तो AIR 1 आएगी, है कि नहीं? तो एक बार मुझे पर्सनली टेक्स्ट करना कि सर मैं ऐसे कर रही हूँ। केमिस्ट्री के लिए लर्निंग कब करनी है बेटा? सुबह लर्निंग करनी चाहिए केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री बायोलॉजी जितना सुबह पढ़ पाओ, क्योंकि केमिस्ट्री में रटने जैसी बातें हैं। चलिए और आगे चलते हैं। सर JEE 2021 का सिलेबस कम होगा क्या? हो सकता है, पर अभी मेरे हिसाब से अपने को उस पर नहीं जाना चाहिए। सर आई एम फ्रॉम ICC बोर्ड, माई एग्जाम्स इन जुलाई, हाउ टू मैनेज बोथ 3 सब्जेक्ट्स लेफ्ट? टेंशन क्यों ले रहे हो? जो अभी तक पढ़ा है ऐसे 3 सब्जेक्ट ही तो लेफ्ट है, उसमें ऐसी कौन सी खास बात है? उसकी तैयारी तो तू कर चुका है। रोज 2 घंटे पढ़ उसको, जो 12 घंटे थे उसमें से 10 घंटे अपनी तैयारी कर, 2 घंटे उसको पढ़, अपने आप हो जाएगा। और जब एग्जाम आने वाले हो आ जाए उसके 10 दिन पहले पढ़ाई चालू कर लेना, मैनेज हो जाएगा। सर 2 साल में हो जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स 9 से ही। अरे क्यों नहीं होगा 2 साल में भाई, क्या बात कर रहा है? हाँ सोचो कई लोग तो 9 से करने लगे हैं, पर हम अगर 9 से नहीं शुरू कर पाए तो अब तो कर लें 11 से। मैं मानता हूं कि जो बच्चे 9 से चालू कर लेते हैं उनके चांसेस थोड़े और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो 11 से चालू करते हैं उनके स्लाइटली उनसे, हालांकि 9 से चालू करने में 11 से चालू करने में कोई खास अंतर नहीं आता, पर हाँ 11 से और 13 में थोड़ा अंतर आता है। पर 13 में भी अगर आप आओगे तो अगर आपने 11 12 तैयारी करी, बाय द वे किसी वजह से आपका सिलेक्शन 12th में नहीं हुआ और आपको 12th पास में तैयारी करनी पड़ी, तो अगर हमने ये देखा है कि जो बच्चों ने 11 12 तैयारी करी थी उनके 12th पास में सिलेक्ट होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। 11th के बाद कोटा आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हो बेटा, अभी ऑनलाइन ले लो। अगर अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हो कोटा आना, तो ऐसा क्यों सोच रहा है 11th के बाद कोटा आ सकते हैं क्या? अभी भी आ सकते हो, जैसे ही खत्म होगा लॉकडाउन। और नहीं आ सकते हो तो अभी ऑनलाइन कोर्सेज में आ जाओ और पढ़ना चालू कर दो। पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए भाई, ये कोरोना हमारे घर पे रहना, हमारी पढ़ाई नहीं रोकना चाहिए। सर आपसे कैसे पढ़ें बेटा? ऐप पे मैं आपको दिखाई दूंगा बिल्कुल अच्छे से। और देखो हाउ टू स्टार्ट विद 11th ग्रेड, बेटा पूरे लेक्चर को देख, आज मैंने वही बात करी है अच्छे से। और देखो व्हाट अबाउट बुक्स, बेटा बुक्स के लिए मैं आपको बता दूं, कई लोग बुक्स लिख रहे हैं, मैं सीक्वेंस बताता हूं, आप चाहो तो लिख सकते हो, मैं स्लाइड भी उसकी बना सकता हूं, पर समझें। बेस्ट तरीका है कि आप शीट्स करें जो स्टडी मटेरियल कोचिंग्स में देते हैं, जैसे कि हम लोग देते हैं, अगर आप अटैच्ड हैं तो सबसे पहले शीट्स करिए, उनकी एक्सरसाइज 1 2 3 करिए। उसके बाद आप जो बेस्ट तरीका है DPPs अगर आपके साथ लेक्चर के साथ मिल रही है तो वो आप करिए पक्के से। उसके बाद आप बुक्स की अगर मैं आपको बात करूं तो NCERT, अगर बायोलॉजी वाले हैं तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री पूरी होनी चाहिए, और अगर मैथ्स वाले हैं तो केमिस्ट्री की पूरी होनी चाहिए। अगर अपन बुक्स की बात करें तो मैथ्स में आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस, बल्कि किसी भी सब्जेक्ट में आपको वो बुक जरूर करनी चाहिए जो प्रीवियस ईयर वाली है, जैसे JEE मेन की, JEE एडवांस की, नीट के प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज सवाल आते हैं, तो प्रैक्टिस आपको उससे पक्का करनी है कि जो प्रीवियस ईयर की बुक्स हैं चैप्टर बाय चैप्टर, उनको अपने को पक्के से करना है 110%, उसमें गड़बड़ नहीं करनी, वो 110% करनी है, ठीक है? तो बुक्स में अभी जो मेरी, वैसे बुक्स की बहुत सारी कर सकते हो आप, बुक्स में अगर आप कुछ एक्स्ट्रा चीज आप करना चाहते हो तो आपको वास्तविकता में बुक्स में आपको जो JEE मेन, JEE एडवांस या नीट प्रीवियस ईयर की चैप्टर वाइज बुक्स आती हैं, प्रैक्टिस के लिए वो कर लेनी चाहिए। और देखो और क्या कह रहे हैं भाई, सर मैं CBSE 10th का एग्ज़ाम दिया हूं, बट सोच रही हूं कि मैं अपने स्टेट बोर्ड से 12th करना चाहती हूं, इससे मैं प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? बेटा कर सकती हो, बट तैयारी जरूर चालू कर देना 11 12। ये गड़बड़ मत करना कि 12th के बाद करेंगे, कुछ भी हो कोई बात नहीं, मोशन नहीं पढ़ना, कहीं और पढ़ लो, पर तैयारी जरूर चालू कर लेना, ये पक्के से अपन मान के चलें, कंफर्म। बेटा मोशन में डेली लाइव क्लास होती है, किसी न किसी टीचर की चलती रहती है लाइव क्लासेस। जैसे मैं बताऊं, मोशन के जो अपन ऑनलाइन है उसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारे क्लासरूम के लेक्चर रिकॉर्डेड है हमारे पास। हम आपको पहले क्लासरूम का लेक्चर दिखाते हैं, फिर हर 2 या 3 लेक्चर बाद टीचर खुद लाइव आ जाता है, तो उस लेक्चर से रिलेटेड और उस DP से रिलेटेड जो भी डाउट है वो सारे क्लियर कर देता है। तो लाइव और रिकॉर्डेड का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि लाइव में कई बार हो सकता है कि आपकी लाइट चली जाए, तो हमने परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाया उसको, आपको फील जबरदस्त आएगी क्लासरूम वाली, सो डोंट वरी अबाउट इट।
सर हाउ टू क्रैक जो इट विद सेल्फ स्टडी, आई कांट अफोर्ड कोचिंग फ़ी। बेटा कोचिंग फ़ी ऑनलाइन की तो बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप थोड़ा थोड़ा करके भी करोगे तो कर सकते हो, फिर भी नहीं कर सकते हो तो मैंने एक स्ट्रेटेजी पूरी बताई है, उसको फॉलो करो, हो जाएगा। सर आप लाइव आएंगे? हाँ आता हूं मैं, अभी भी सुबह क्लास ही लेके आ रहा हूं, तो क्यों नहीं आते हैं, बिल्कुल। और देखो वैसे ऑफलाइन क्लासेस कब स्टार्ट होगी? मेरे हिसाब से अब कोटा में महीने 1.5 महीने में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जानी चाहिए, तो उसकी भी पूरी तैयारी है। जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन अलाउ करेगा, हम सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए हमने सारी प्लानिंग कर ली है कि हर क्लास में कितने बच्चे बैठेंगे। पहले अगर 100 बैठते थे तो अब 30 या 40 ही बैठेंगे, वो सारी प्लानिंग हमने कर ली है। स्लॉट में बच्चों को कैसे बुलाएंगे, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो आप उसे चिंता मत करिए, जैसे ही चालू होगा सब कुछ होगा। थ्योरी बुक फॉर फिजिक्स, बेटा वैसे तो आप मोशन की बुक्स ले लोगे तो आपको क्लैरिटी आएगा। एचसी वर्मा पढ़ सकते हो, एचसी वर्मा में अच्छी थ्योरी है। हिंदी मीडियम के लिए सब कुछ है बेटा। हाँ लाइव क्लासेस रोज हो रही हैं। एनसीईआरटी एचसीवी दोनों करनी पड़ेगी। और देखो सबके लगभग लगभग कॉमन सवाल हैं। ये बार बार सवाल रिपीट क्यों हो रहे हैं? अच्छा सर बेस्ट ऑफ लक फॉर लाइफ है। थैंक यू बेटा, थैंक्स अ लॉट। सर मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी ज़्यादा बात मैं यहाँ पे 11th वाले बच्चों के साथ कर रहा हूँ। बेटा पॉसिबल डेट्स तो जनरली जेई मेंस की तो अभी तो ये डिले हो गया कोविड की वजह से, बाकी तो जो जैसे जनवरी अटैम्प्ट अप्रैल अटैम्प्ट होते हैं बिल्कुल वैसे ही होगा जो पिछले साल तक होता था, तो वैसी ही डेट्स आएंगी। बेटा 10th का रिजल्ट क्या कब आएगा? इसका मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं रखता हूँ, जब तक पूरे पेपर कंप्लीट नहीं होंगे उसके बाद रिजल्ट कैसे आएगा, पर उसके कंप्लीट होने के महीने भर के अंदर आ जाना चाहिए। डर लगता है बेटा, डर के आगे तो जीत है। डर तो बहुतों को लगता है, डर तो निकालना पड़ेगा। अगर डर लगता है तो डर को तो जीतना ही पड़ेगा, और इसके लिए कोई नहीं आ सकता। आपके मन में अगर डर है, आपने अगर अपने मन में बैरिकेडिंग बना ली है कि मैं नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो कोई भी आपको पार नहीं करा सकता। डर से तो खुद ही को जीतना पड़ता है। डर के लिए रोज खुद से लड़ना पड़ता है कि नहीं मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। रोज खुद को कराना आना चाहिए। माइकल फेल्प्स जिसने 28 मेडल्स लाए, वो कहता है कि मैं रोज अपने आप को हराता हूं, डर तो आने नहीं देता हूं, सोचता हूं कि कल जो करा था उससे आगे कैसे आगे कर पाऊंगा। ये डर की जो लड़ाई है खुद को ही लड़नी पड़ती है। प्रैक्टिकली बताऊं, उसको कोई पार नहीं कर सकता। मोटिवेशनल वीडियोस सुनिए, ऐसे लोगों के साथ रहिए जो नेगेटिव बातें ना करते हो, जो डराते ना हो। आपके मन में डर क्यों है? क्योंकि शायद आप ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हो जो आपको डराते हैं। ऐसे लोगों का साथ छोड़ दीजिए जो आपको डराते हो। हिंदी मीडियम के लिए बार बार बच्चे पूछ रहे हैं, बेटा बिल्कुल सेपरेट बैचेस हैं। बेटा इनऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं आती, बेटा रटनी पड़ेगी। मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने गलती करी, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ता था, पर वास्तविकता में इनऑर्गेनिक पढ़नी पड़ेगी। उसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। इनऑर्गेनिक रटनी पड़ेगी, उसके बिना नहीं काम चलेगा। इनऑर्गेनिक रटनी पड़ेगी कंफर्म, 110%। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। रट लो उसको, सुबह उठ के रोज रटा करो। मुझे भी समझ नहीं आता था, लाल पीला मिलाओ नीला निकल आता है, पर करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से पूरा 1 घंटा हो गया आप लोगों से बातें करते हुए, और भी मैंने अपना नंबर दिया है, कोई दिक्कत तो आप कर सकते हो। मैं आशा करता हूं कि आज का मेरा ये पूरा लेक्चर आप लोगों के लिए काम का रहा होगा। हालांकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मैं सारों के आंसर नहीं दे सकता। प्रयास करूंगा इन कमेंटों में से निकालकर जो कॉमन डाउट होंगे उनका फिर से वीडियो बनाऊं। हमारे साथ टच में रहिए, काम के वीडियोस बनिए। अगर मोशन परिवार ज्वाइन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी तैयारी को हम बहुत बेहतर बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। नहीं भी हैं तो भी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, और ऐसे वीडियोस बहुत सारे आते रहेंगे जो आपके काम के साथ हैं। मेरा पर्सनल मानना है कि फंडे देने से ज़्यादा बेहतर है कि मैं आपको एक स्ट्रेटेजी दूं। क्या दूं? स्ट्रेटेजी। आज के लाइव सेशन में भी मैंने स्ट्रेटेजी देने का ही प्रयास करा है। मैं विदा लेने से पहले उन सभी कोरोना वॉरियर्स को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं जो अपना घर परिवार छोड़कर बाहर निकलकर देश के लोगों की सेवा कर रहे हैं, जो मेडिकल स्टाफ से जुड़े हुए हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, जो सफाई कर्मी हैं। शायद उनका योगदान इस समय देश में एक सिपाही जैसा है जो फ्रंट पर लड़ता है। आज उनका कद बिल्कुल वही हो गया है जो सिपाही अपने दुश्मनों से अपनी रक्षा करता है। कोरोना भी शायद हमारा दुश्मन है, ये लोग हमारी रक्षा उनसे कर रहे हैं। हम हमारे घरों पर महफूज शायद इसलिए हैं कि वो हमारी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं।
तो ऐसे सभी लोगों को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ और मैं जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें।